Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 मार्च 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन कर सकते हो। इस लेक्चर में हम मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस करोगे तो सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया है। जब पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनोगे, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इस लेक्चर से क्या क्या सीखा है, प्लस कोई क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। बाकी अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर जाकर फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। अब बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, टू द पॉइंट बात करूंगा, यानी जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा केवल उतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई बकवास नहीं, केवल काम की चीज़। और लास्ट में जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और आपका जो भी स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना नहीं जाना है। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है ओआईसी के बारे में, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये बॉडी अभी चर्चा में है। बॉडी के बारे में 2-3 लाइनें हैं, बस उसको यहाँ पर ध्यान में रखना। हाल ही में क्या होता है, या फिर मैं आपको बताऊं लंबे समय से जो ये पूरा बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश करता है ना। तो अभी क्या हुआ, इंडिया ने यहाँ पर देखो इसके इस पर्टिकुलर मामले को रिजेक्ट किया है और ऐसे कई बार भारत यहाँ पर इसके मामले को रिजेक्ट कर चुका है, क्योंकि कई बार ओआईसी ने कोशिश की है जम्मू एंड कश्मीर के मामले को बार बार उठाने की, जबकि भारत बोलता है देखो यार ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपने हिसाब से इस मैटर को हैंडल कर लेंगे, आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है। आप बार बार यहाँ पर फालतू में जम्मू एंड कश्मीर का रेफरेंस मत लाया करो। ये बात यहाँ पर इंडिया ने रिसेंटली बोली है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नाम की बॉडी चर्चा में है। तो करना क्या है, एग्जामिनेशन के लिए केवल और केवल आपको इस आर्टिकल से ओआईसी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ओआईसी जो है ये एक सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इसके जो मेंबर्स हैं, यानी जो जो कंट्रीज इसका मेंबर है, उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क करती हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्या पढ़ा आपने, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे नंबर पर आने वाला बड़े साइज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, तो पहले नंबर पर कौन सा है, तो पहले नंबर पर आ जाता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपने देखा होगा इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, यानी जितने भी देश इसका हिस्सा हैं, उनकी आप कलेक्टिव पॉपुलेशन यानी कि पूरी की पूरी जनसंख्या देखोगे तो लगभग 1.8 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। अच्छा, इसमें है कितने देश ओवरऑल, तो ओआईसी के अंदर टोटल 57 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि अलग अलग 4 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई हैं। ठीक है ना, मुस्लिम कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है इस्लामिक वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पर शांति को प्रमोट करना, या फिर यहाँ पर कोई भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़ आ रही है तो उसको लेकर यहाँ पर जो ये मैटर है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो उठाता है। यानी कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड की एक आवाज़ है। क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड की एक आवाज़ है, जिसका काम है यहाँ पर चीज़ों को इंश्योर करना, यानी कि मुस्लिम्स के प्रति कुछ भी इनके अगेंस्ट ना हो। किसी भी कंट्री के अंदर अगर कुछ होता है तो ओआईसी यहाँ पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है। जबकि आप देखोगे ओआईसी के अंदर में कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान वगैरह है जो कि इंडिया से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं अलग अलग मैटर्स के ऊपर। ठीक है ना, और उसकी वजह यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे ऐसे जो मैटर है वो यहाँ पर ये लोग उठाने की कोशिश करते हैं। ओआईसी काफ़ी बार आपने देखा है कि इंडिया के अगेंस्ट में बोलता हुआ नजर आया है काफ़ी सारे मैटर्स पर, जबकि ऐसी हरकतें और भी कई कंट्रीज़ के अंदर में हो रही हैं। वो वाले मैटर यहाँ पर ओआईसी इग्नोर कर देता है, उनको उठाता नहीं है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पर हमने पहले के कुछ ईयर्स के अंदर में देखा है।
अब करना क्या है एग्जामिनेशन के लिए, एक और पॉइंट ध्यान रखना, इस ओआईसी नाम की बॉडी को बनाया गया था सितंबर 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में, जेदा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। इस बॉडी की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच, ये 3 इसकी ऑफिशियल भाषा हैं। बात क्लियर हो गई? बस इतना सा ध्यान रखना था इस आर्टिकल में। चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है ETIAS के बारे में। अब ये जो है ना काफ़ी चर्चा में है। ETIAS क्या है समझा? इसको बोलते हैं यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, वो सब समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है हम न्यूज़ कवर करेंगे आखिरकार ये सिस्टम चर्चा में क्यों आया है। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है, अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है? 27 नेशंस का, 27 नेशंस का पूरा यह ग्रुप है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो अभी यूरोपियन यूनियन क्या करने वाला था? इसी वाले सिस्टम को लॉन्च करने वाला था, यानी कि यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम को लॉन्च करने वाला था ये ग्रुप, लेकिन अभी लॉन्च नहीं किया है, इसको आगे के लिए टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है कि 2024 तक हम इसको लॉन्च नहीं करने वाले। अभी रिसेंटली लॉन्च कर सकते थे लेकिन नहीं किया, 2024 तक टाल दिया गया। इस वजह से ETIAS जो है चर्चा में है। ठीक है, आओ डिस्कस करेंगे ETIAS बेसिकली क्या है जिसको लॉन्च करने वाले थे। ये बेसिकली एक डिजिटल ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम है फॉर द वीज़ा एग्जेम्प्ट विजिटर्स टू द EU। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। एक बार अगर आप ये मैप देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन वाला पूरा का पूरा मैप देखने को मिलेगा। 27 कंट्रीज़ यहाँ पे पूरे यूरोपियन यूनियन में नज़र आती हैं। अब ये 27 जो कंट्रीज़ है ना, इनके बॉर्डर्स यहाँ पे आप कह सकते हो जुड़े पड़े हैं और आप आराम से इन कंट्रीज़ के अंदर में ट्रैवल कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झिझक के यहाँ पर आराम से ट्रैवलिंग की जा सकती है। तो इसी ट्रैवलिंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इस सिस्टम को लेकर आया गया। ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम इस ट्रैवल को डिजिटाइज कर देगा और कह सकते हो कि आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, जितने भी विजिटर्स आएंगे यहाँ पर, वो आराम से एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री में घूम सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो ये जो पूरा सिस्टम है ETIAS, ये क्या है? एक डिजिटल ट्रैवल ऑथराइजेशन सिस्टम है। किसके लिए है? वीज़ा एग्जेम्प्ट विजिटर्स के लिए, यानी आपको यहाँ पर वीज़ा की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, कुछ एज ए विजिटर्स जो कि यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं या जो यहाँ पर शेंगेन एरिया है उसमें जा रहे हैं। अभी शेंगेन एरिया कौन सा है? तो ये जो आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा शेंगेन एरिया है। जो शेंगेन क्षेत्र है ना, इसमें 25 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो कि शामिल हैं। ठीक है ना, तो इनमें यहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस सिस्टम के मामले में वीज़ा के बिना यहाँ पर ट्रैवल किया जा सकेगा। तो ETIAS क्या है? एक नॉट अ वीज़ा, यानी कोई वीज़ा नहीं है, यहाँ पे कह सकते हो एक वीज़ा को छूट देने वाला सिस्टम है। क्योंकि आपको पता है ना कि आप किसी देश में अगर ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो किसी दूसरे कंट्री के अंदर में, तो आपको 2 चीज़ें लगती हैं, पासपोर्ट और वीज़ा। अब पासपोर्ट तो आप अपने देश से ले लोगे, है ना। वीज़ा बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आप कह सकते हो कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उससे परमिशन लेते हो वीज़ा के मामले से, है ना, कि मैं उस देश में आऊँ या ना आऊँ। तो उनसे जो परमिशन ली जाती है वो बेसिकली यहाँ पर वीज़ा की फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग वीज़ा बोलते हैं। तो ETIAS क्या है? कोई वीज़ा वगैरह नहीं है। यहाँ पर ये वीज़ा की छूट देने के लिए इस प्रकार का सिस्टम बनाया है, यानी कि इस ट्रैवलिंग को वीज़ा फ्री ट्रैवल बना सकता है ये पूरा का पूरा ETIAS सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना। इसका क्या काम होगा? जो भी विजिटर इन देशों के अंदर में ट्रैवल कर रहा होगा, अलग अलग देशों से आया होगा, उनको कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस शेंगेन जोन के अंदर में एंटर करने के लिए, यानी कि उस यूरोपियन वाले जोन में एंटर करने के लिए कोई भी इन्हें अलग से कुछ भी वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इनके लिए पूरा सिस्टम काम करेगा। ये सिस्टम यहाँ पर हर एक विजिटर्स के ऊपर निगरानी रखेगा, उनको ट्रैक कर सकेगा। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर जो बात है अच्छे से क्लियर हो चुकी है, शेंगेन एरिया समझ में आ चुका है। नाउ ये जो ETIAS है, इसका मेजर मकसद यह है कि हम बिजनेस पर्पस के लिए, टूरिस्ट पर्पस के लिए भी यहाँ पर इस सिस्टम को लागू करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को मतलब अलाउ किया जा सके वो यहाँ पर बिना वीज़ा के शेंगेन कंट्रीज़ के अंदर में ट्रैवल कर सके। और बिजनेस टूरिस्ट पर्पसेस के अलावा कोई मेडिकल पर्पज़ है ना, या कोई और रीज़न है, तो उसके लिए भी यहाँ पर वो आराम से ट्रैवल कर सकें, है ना, और वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सके। ये हमारा एक मेजर गोल होने वाला है। लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया है, 2024 तक इसको लागू किया जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी व्यक्ति शेंगेन एरिया में जाएगा ना, तो शेंगेन एरिया में एंट्री करने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए होगा। आप यहाँ पे एंटर करने के लिए कोई भी वीज़ा नहीं लगेगा अगर ये ETIAS सिस्टम लागू हो जाता है तो ये शेंगेन एरिया क्या है? देखो, शेंगेन एरिया ना एक प्रकार का हमारे यूरोपियन नेशंस का ग्रुप है। जो 27 नेशंस है ना यूरोपियन यूनियन में, इन्हीं का ग्रुप है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये सारी कंट्रीज़ आपस में एक साथ हैं और आपस में इनके बॉर्डर लगे हुए हैं।
तो बॉर्डर के ऊपर ना कह सकते हो कि जो बॉर्डर कंट्रोल वगैरह है वो सब हटा दिए हैं इन्होंने। आराम से यहाँ पर आप इन कंट्रीज़ के अंदर में ट्रैवलिंग कर पाओगे, इस शेंगन कंट्रीज़ में। तो शेंगन कंट्रीज़ में ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज़ ही नज़र आती हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है लेकिन शेंगन एरिया में आती हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। यह यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है बट शेंगन एरिया में इनको कवर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइज आप यहाँ पे समझ चुके होंगे ETIAS का सिस्टम कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे वर्क करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 2K+ लाइक्स का, उसको आप अचीव करवा सकते हो। बात की जा रही है यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये नीलगाय है। ठीक है, तो अभी सुल्तानपुर नेशनल पार्क चर्चा में है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि जो G20 के मेंबर्स हैं ना, उनके काफ़ी सारे लोग थे जो कि डिस्कशन कर रहे थे, वो हाल ही में सुल्तानपुर नेशनल पार्क को विजिट करते हैं। हमारे देश में जो 75 रामसर साइट्स हैं ना, उन 75 रामसर साइट्स में से एक रामसर साइट सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे G20 के जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क को विजिट किया। इस वजह से ये नेशनल पार्क चर्चा में है और डेफिनेटली आपसे सवाल भी बन सकता है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिसको हम लोग पहले सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते थे, आज ये कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में आपको ये स्थित देखने को मिलेगा और ये लगभग 1.42 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर में फैला हुआ है। ये जो नेशनल पार्क है ना, ये ज़्यादातर एक कह सकते हो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ज़्यादातर पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेजरली वेटलैंड एरिया है और जब पानी है तो बहुत सारी जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, पानी में रहने वाली जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। प्लस काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, यानी कि अलग अलग देशों से बहुत सारी चिड़ियाएँ उड़कर आती हैं, यहाँ पर रुकती हैं काफ़ी समय के लिए। बहुत सारी यहाँ की खुद की ऑलरेडी बर्ड्स है, लोकल बर्ड्स हैं, वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं इस नेशनल पार्क में। तो ये बेसिकली हमारे रामसर साइट का ही एक हिस्सा है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे पेड़ पौधों की, तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे तेंदू हो गया, बनियान ट्री हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बर्बरिस हो गया, है ना। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पौधे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बर्बरिस, बनियान ट्री, तेंदू, है ना, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर इस नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर जानवरों की, तो लगभग बर्ड्स की ना 320 से ज़्यादा प्रजातियाँ इस पार्क के अंदर में पाई जाती हैं। बहुत अलग अलग प्रकार की बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कुछ रेसिडेंट बर्ड्स हैं जो यहाँ पर रह रही हैं, कुछ माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, यानी कि बाहर विदेश से उड़कर आई हैं, कुछ समय के लिए रुकती हैं वो, फिर उसके बाद में वापस अपने कंट्रीज चली जाती हैं। तो उन स्पीशीज़ में आप देखोगे तो कॉमन हुपो, पर्पल सनबर्ड, साइबेरियन क्रेन, ग्रेट फ्लेमिंगो, इस प्रकार की बर्ड्स यहाँ पर नज़र आती हैं। फिर उसके बाद में कुछ और इम्पॉर्टेंट जानवर यहाँ पे नज़र आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो नीलगाय। ठीक है, नीलगाय का जो साइंटिफिक नेम है वो है बोसेलेफस ट्रैगोकैमिलस। ठीक है, तो एक मेजर कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है जो कि इस पार्क में देखने को मिल जाता है। तो नीलगाय का पिक्चर मैं एग्जैक्टली आपको दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है कर्मेडेक आइलैंड के बारे में। तो ये आइलैंड चर्चा में, और आपको पता है लोकेशन वाइज कहीं ना कहीं हर साल हम लोग कुछ ना कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो हुआ क्या है, ये आइलैंड ना ये न्यूजीलैंड वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, जिसकी वजह से चर्चा में है। अगर मैं इस आइलैंड को आपको मैप में बहुत अच्छा तरीके से दिखाना चाहूँ तो उसके लिए पहले आपको वर्ल्ड मैप देखना होगा। तो वर्ल्ड मैप में हमें चलना होगा पहले न्यूजीलैंड की तरफ। तो न्यूजीलैंड कहाँ पर है? तो ये है पहली बात, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया का मैप। इंडिया से चलना है आपको इधर नीचे, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा, ऑस्ट्रेलिया से और नीचे जाओगे यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड नज़र आएगा। जो मैंने अभी ये ब्लॉक बनाया ना, यही है न्यूजीलैंड। अब इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये है एग्जैक्टली न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कर्मेडेक आइलैंड्स। तो कर्मेडेक आइलैंड्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, और यहीं पर 6.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो रिसेंटली देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आइलैंड्स चर्चा में है। ठीक है, और ध्यान रखना ये आइलैंड की खास बात है, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड ग्रुप है। एक ऐसे पर्टिकुलर रीजन में आता है जहाँ पे काफ़ी सारे ज्वालामुखी वॉल्केनोज पाए जाते हैं, और कुछ वॉल्केनीज यहाँ पर इस आइलैंड पर भी देखने को मिलते हैं। तो आपसे सवाल बन जाए ये आइलैंड कहाँ पर है? तो साउथ पैसिफिक ओशन में, यानी पैसिफिक ओशन के अंदर में ये आइलैंड स्थित है। और न्यूजीलैंड का जो खासकर ऑकलैंड है ना, ऑकलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये स्थित आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ना, तो इस प्रकार से ये रहा न्यूजीलैंड, और ये यहाँ पर इस प्रकार से आप कह सकते हो इसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये कर्मेडेक आइलैंड जो है वो अभी लोकेटेड है। ये आइलैंड हालांकि न्यूजीलैंड के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है, ज़्यादातर डिपेंडेंट न्यूजीलैंड पर है। प्लस ये आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड आर्क वाली कैटेगरी में आता है, या फिर आप कह सकते हो जो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं ना, उस वाले पर्टिकुलर क्षेत्र में आता है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, और इधर आप देख पाओगे ये पूरा साउथ अमेरिका है।
ये ऊपर हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी यहाँ पर कंट्रीज़ हो गई। इसके बीच में एक लाइन सी आपको ये नज़र आ रही होगी, ये जो लाइन आपको रेड कलर की दिख रही है पतली सी, ये वो लाइन है जो कि दर्शाती है कि ये वो एरियाज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं। ये वॉल्केनिक आइलैंड आर्क भी कहलाता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, तमाम यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे। और इसी रीजन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये न्यूजीलैंड है, इसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही कर्मडेक आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे वॉल्केनोज पाए जाते हैं। इसी रीजन में यहाँ पर ये आइलैंड स्थित है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो आइलैंड है ना, इस आइलैंड के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्योंकि आपको पता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना वो यहाँ पर मूव करती रहती हैं और वही टकराती हैं, उसके बाद यहाँ पर भूकंप वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। वैसे टेक्टोनिक प्लेट्स ओवरऑल पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, यह आप देख पाओगे, है ना। ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट आपको देखने को मिलेंगी, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो यहाँ पे एक तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और एक तरफ पैसिफिक प्लेट है। फिर ऐसी यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया भर में अलग अलग प्लेट्स फैली हुई हैं। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये आपस में मूव कर रही हैं, है ना। और कैसे कैसे मूव करती हैं, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ना वो तीन तरीके से मूव करती हैं। एक तो होता है डाइवर्जेंट तरीका, एक होता है कॉन्वर्जेंट और एक होता है ट्रांसफॉर्म। अब इसका मतलब क्या है, देखो डाइवर्जेंट मतलब जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर दूर भागती है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूर दूर भागती हैं। कॉन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्लेट यहाँ पर नीचे धंस जाती है दूसरी वाली प्लेट के में, ठीक है। तो दूसरी वाली प्लेट के नीचे यहाँ पर एक प्लेट धंस जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंट, यानी आपस में टकराती है, एक इसके नीचे घुस जाती है। फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट में आप देख पाओगे ये इस प्रकार से, यानी ऐसे ऐसे मूव करती हैं, आगे पीछे यहाँ पर ये मूव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दुनिया भर में देखें जो टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, तो जो पैसिफिक प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही ये आइलैंड आता है न्यूजीलैंड, है ना। और न्यूजीलैंड के जस्ट पास में आपको वो आइलैंड देखने को मिलेगा, कर्मडेक आइलैंड, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्वर्जेंट प्लेट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पर्पल कलर है, ब्लू कलर है, ये कॉन्वर्जेंट प्लेट्स यहाँ पे नजर आती हैं। और कॉन्वर्जेंट प्लेट्स कौन सी होती हैं, जब आपस में आकर दोनों मिलती हैं और एक प्लेट यहाँ पर दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। तो ये जो कर्मडेक आइलैंड वाला रीजन है ना, इसके नीचे भी आप कह सकते हो क्या होता है, जो पैसिफिक प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट ना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे धंसती हुई नजर आती है, ठीक है। एक तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इधर एक पैसिफिक प्लेट है, तो ये इसके नीचे धंस जाती है। और ये कहाँ पर है, ये मैंने आपको बता दिया है। कर्मडेक आइलैंड के नीचे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कर्मडेक आइलैंड कहाँ पर स्थित है, उस रीजन की जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम कवर करेंगे, एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया के बारे में चर्चा की जा रही है। अब ये क्या है, शत्रु की जो संपत्ति है भारत में वो क्या है, हम उसको समझेंगे एग्जैक्टली। और काफ़ी चर्चा में है, पहले भी ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में रहा है, तो शत्रु संपत्ति क्या होती है आओ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले खबर क्या है उसको समझेंगे। देखो न्यूज़ यह है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने हाल ही में एक नेशनल सर्वे जो है वो लॉन्च किया है एनिमी प्रॉपर्टीज़ को लेकर। जो ये शत्रु संपत्तियां हैं इनको लेकर एक नेशनल सर्वे लॉन्च किया गया, और वो जो सर्वे है ना, कह सकते हो कि बहुत बड़ा लेवल पर किया गया। और जो बहुत सारी अलग शत्रु संपत्तियां हैं जो कि हमारे देश में 20 राज्यों में और 3 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में फैली हुई हैं, उन सब का सर्वे किया गया है। तो हम समझेंगे इसी के बेसिस पर कि ये शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो एनिमी प्रॉपर्टी यानी कि दुश्मन की संपत्ति जो हमारे देश में है उसी को हम लोग एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। 1947 में देश आज़ाद होता है, लेकिन साथ ही साथ में बंटवारा भी हो जाता है, पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हो जाते हैं। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंडिया से पाकिस्तान पहुँचे और काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में पहुँचे। फिर 1947 के बाद में 1962 का वॉर हुआ इंडिया चाइना के बीच में, साइनो इंडियन वॉर, याद होगा। फिर 1965 में एक और छोटा सा वॉर होता है, ये यहाँ पे लाइन्स आप देख पाओगे ना, लड़ाइयाँ रही हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ में। तो काफ़ी सारे लोगों का आना जाना बना रहा, काफ़ी सारे लोग इंडिया में आए, इंडिया से काफ़ी सारे लोग वहाँ गए। लेकिन जैसे अगर हम देश की आज़ादी के बारे में बात करें, जब देश आज़ाद हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में आए, बहुत सारे इंडिया के पाकिस्तान में सेटल होने के लिए गए। अब जब बहुत सारे लोग सेटल हो रहे थे ना, अपनी संपत्तियाँ छोड़ कर जा रहे थे, तो उस समय पर स्टार्टिंग में तो भारत ने इन चीज़ों को सपोर्ट किया, लोगों को यहाँ पर दिया, प्रॉपर्टीज़ दी। सपोज यहाँ पर कोई यहाँ से प्रॉपर्टी छोड़कर गया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान कोई आया है तो उसको वाली प्रॉपर्टी दे दी, तो स्टार्टिंग में तो ये सारा का सारा काम किया गया। लेकिन 1962 की वॉर के बाद में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। उसके बाद में पाकिस्तान चाइना ये दोनों ना एक दुश्मन वाली कंट्री की तरह देखे जाने लगे। और 1962 की वॉर के बाद यहाँ पर यह बोला कि 1962 के बाद में अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर गया है, उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसकी कोई संपत्ति थी मान लो भारत में, अब 1962 के बाद में वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले चुका है, पाकिस्तान की नागरिकता ले लिया उसने, या चाइना की नागरिकता ले लिया, भारत को छोड़ के चला गया है, तो उसकी जो संपत्ति होगी इंडिया के अंदर में वही
एक एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएगी, वही यहाँ पर शत्रु संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 1962 की वॉर के बाद के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो कोई भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में इंडिया से बाहर चला चुका है, उसकी संपत्ति थी इंडिया में, देखो संपत्ति काफ़ी सारे लोगों की बड़ी बड़ी थी, काफ़ी सारे लोगों के महल भी थे, पैलेसेस भी थे, उन्होंने जाकर कहीं बाहर की सिटीजनशिप ले ली है, तो वो सब क्या कहलाती है, शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। और इन एनिमी प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमारे पास में कोई बॉडी वगैरह है क्या? बिल्कुल है, उसका नाम है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, जिसको हम सेपी के नाम से जानते हैं। इसका काम है जितनी एनिमी प्रॉपर्टीज है उनको हैंडल करना। ठीक है, इस बॉडी को बनाया गया था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट बाद में आया था, और 1968 वाले एक्ट के अंदर भी कुछ बदलाव कर दिए गए थे। कब बदलाव किए गए थे? 2017 में। तो 2017 में इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया। उस एक्ट का नाम क्या था? एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017। अच्छा ये बताओ सर, 2017 में इसके अंदर अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो जरूरत ये पड़ गई कि इंडिया में ना एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर कई सारे केस होने लगे। बोला यह गया कि 1962 के बाद से कई सारे लोग, मान लो यहाँ पर कोई पेरेंट थे, वो यहाँ पर पाकिस्तान की जाके उन्होंने नागरिकता ले ली, उनकी एक संपत्ति थी इंडिया के अंदर में, तो अभी उनका बच्चा इंडिया में ही रह रहा है, तो वो यहाँ पे कोर्ट में पहुंच गया कि भाई संपत्ति मेरे पेरेंट्स की, मुझे यहाँ पर वापस चाहिए। ऐसे कई सारे केस निकल कर आने लगे, तभी उसके बाद में 1960 वाले एक्ट में बदलाव करना पड़ा, 2017 का संशोधन लाना पड़ा। और 2017 का संशोधन ये था कि भैया जो भी प्रॉपर्टी छोड़कर जा चुका है, ठीक है, उनका कोई सक्सेसर, उनका कोई हायर वगैरह है यहाँ पर इंडिया में, कि वो अगर डिमांड कर रहा है प्रॉपर्टी की, तो हम उनको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था। तो अमेंडमेंट का कहना था कि जो एनिमी की प्रॉपर्टी है वो हमेशा कस्टोडियन वाली बॉडी के अंदर में ही रहेगी, यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया ही उसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो एनिमी का कोई भी, उस दुश्मन का जहाँ पे जो भी मतलब देश से निकल कर गया है, दूसरे देश में जाकर उसने नागरिकता ले ली है और उसकी प्रॉपर्टी है कोई, तो वह एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएगा। उसका कोई सक्सेसर हो, उसका कोई बच्चा हो, या कोई भी लीगल हायर हो, कोई भी हो, उसकी हम कोई कदर नहीं करने वाले हैं, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, वो यहाँ पर दुश्मन संपत्ति ही कहलाएगी। ठीक है, आई होप गाइज आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका होगा कि 2017 का अमेंडमेंट क्यों किया गया था। नाउ करंट समय पर बात करें तो आज के समय में ना लगभग इंडिया के अंदर में 9406 यानी 9406 के आसपास एनिमी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिसमें से कई सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तानी नेशनल्स की और कई सारी प्रॉपर्टी चाइनीज़ की। लगभग बोला जाता है 9280 के आसपास जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पाकिस्तानी की नेशनल्स की हैं और 126 प्रॉपर्टी चाइनीज़ नेशनल्स की हैं। और अगर हम इसको भी थोड़ा और डिटेल में देखें कि सबसे ज़्यादा ये एनिमी प्रॉपर्टीज़ कौन से राज्य में, तो सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज़ उत्तर प्रदेश में है, लगभग 5000 के आसपास। फिर उसके बाद में बंगाल में, उसके बाद नंबर पर 2 पर आता है बंगाल, देन उसके बाद में नंबर 3 पर आता है दिल्ली, और इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं। देन उसका सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल, देन दिल्ली, देन गोवा, देन आंध्र प्रदेश, देन गुजरात, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से पूरी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है HUID के बारे में, दैट इज हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है समझते हैं। तो बोला यह जा रहा है कि इस साल 1 अप्रैल 2023 से, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2023 से जितने भी सोनार होंगे, जो भी आपको सोना बेच रहे हैं, ज़रूरी है कि वो हर एक सोने का जो भी माल बेचेंगे उसके ऊपर HUID हो। तो HUID होना अनिवार्य कर दिया गया है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसको समझने से पहले आपको 2-4 चीज़ें मैं समझाता हूँ। जैसे अभी आप गोल्ड लेने जाते हो तो आपने कई बार हॉलमार्क का नाम सुना होगा कि भैया हॉलमार्क देख के सोना लिया करो, वो जो है ना असली है ना, वहाँ पर एक तरीके से ठप्पा लगा हुआ है, वो एक असली सोना है। तो हॉलमार्क की बात करें तो हॉलमार्क में 3-4 चीज़ें आती हैं। जैसे BIS का लोगो आता है जो हॉलमार्क देता है। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसका एक लोगो देखने को मिलेगा। गोल्ड की प्योरिटी कितनी है वो यहाँ पर लिखा होगा, जैसे 916 लिखा है। 916 का मतलब यहाँ पर यह है कि इस पूरे के पूरे मटेरियल में, इस कड़े के अंदर में 91.6% के आसपास सोना है, और बाकी यहाँ पर जो 8-9% है वो एग्जैक्टली कह सकते हो मिलावट है। क्योंकि जो सोना होता है ना, वो प्योर सोने से कोई सामान बनता भी नहीं है। आपने देखा होगा इस वजह से जो सोना होता है 24 कैरेट का प्योर होता है, उससे कोई सामान बनता भी है, सरकार ने उसको अलाउ भी नहीं कर रखा है। जो सामान आपको देखने को मिलेगा 22 कैरेट का या 18 कैरेट का सोने का सामान मिलता है। ठीक है, तो इसमें जैसे 22 कैरेट का सोना जो होता है ना, आप अगर दुकान से लेकर आए हो 22 कैरेट का सोना, तो वो पूरा सोना नहीं है, ध्यान रखना। उसमें केवल और केवल 75% के आसपास सोना है, बाकी यहाँ पर 20-25% जो होता है वो मिलावट है, यानी अलग अलग धातु मिलाकर यहाँ पर ये बनाया गया। क्योंकि प्योर सोने से कोई प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता, तो अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं। इस वजह से बोला यह जाता है कि हाँ भैया जो
आपका ज़्यादा कैरेट का सोना जो है नज़र आता है ना। सॉरी 22 कैरेट में तो आपको अच्छा खासा, सॉरी 22 कैरेट में ना 75% नहीं होता, 22 कैरेट में ज़्यादा होता है। 22 कैरेट में आपका 90% से ज़्यादा सोना होता है। तो 22 कैरेट का सोना अगर आपने परचेज़ किया है तो उसमें ज़्यादा सोना प्रेजेंट है। 18 कैरेट का लिया है तो उसमें सोना कम होगा, मिलावट ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लोगो होता है और आपको पता रहता है कि भैया आपने कौन सा सोना लिया है। जैसे आप देखोगे ये कोई कड़ा है, इस कड़े में BIS का लोगो देखोगे हॉलमार्क के मामले में, BIS का लोगो का साथ साथ यहाँ पर प्योरिटी ऑफ गोल्ड यानी कितना गोल्ड प्योर है। देखो 22 कैरेट का सोना है, इसमें लिखा हुआ है 22 के 916। 22 कैरेट का सोना है, इसका मतलब यह है कि 91.6% के आसपास ना इसमें सोना है, बाकी जो परसेंट बचा वो यहाँ पर मिलावट है इसमें, है ना, उससे मिलाकर यहाँ पर सामान बनाया गया है। लेकिन बोला यह जा रहा है कि अभी तक क्या हो रहा था, यही चीज़ें थी, उसके बाद में HUID लागू नहीं था। अब से क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से जो भी यहाँ पर सोना बेचा जाएगा उसके ऊपर HUID होना अनिवार्य है। और HUID क्या होगा, 6 डिजिट का एक नंबर होगा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो आप जब भी 1 अप्रैल के बाद से जब कोई सोना परचेज करोगे तो उस पर हॉलमार्क देखने के लिए BIS का लोगो देखोगे, गोल्ड की प्योरिटी क्या है वो देखोगे, साथ ही साथ में यहाँ पर वो लिखा होगा HUID मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 6 डिजिट का नंबर होगा, 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। यानी कुछ यहाँ पर ABCD वाले भी होंगे और 1 2 3 वाले यहाँ पर इस प्रकार से कोड बना दिया जाएगा। हर एक आइटम के ऊपर यहाँ पर ये HUID नंबर मिलने वाला है। और इस HUID का काम क्या होगा, इसका काम होगा आपके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को डिसाइड करना, वो कितना ओरिजिनल है। आप इसका करोगे क्या, तो आप अपने जो भी आइटम लेकर आओगे ना उस पर जो HUID नंबर होगा उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, अपने आइटम को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे इसके लिए एक ऐप बनाया गया BIS केयर ऐप, ठीक है ना, BIS केयर ऐप है ये। BIS आपको पता है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बॉडी, यही क्या करती है, हॉलमार्क वगैरह का साइन देने का काम करती है। तो इनका एक ऐप है, उस ऐप में जब आप यहाँ पर HUID नंबर वेरीफाई करोगे तो आपका जो गोल्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपकी ज्वेलरी वेरीफाई हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो HUID क्या है समझ में आ गया। अब इसके साथ साथ एग्जामिनेशन में अब की बार आपसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, BIU क्या है, ठीक है, 100% पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जिसको BIS एक्ट 2016 के तहत बनाया गया। तो BIS का एक्ट है 2016 का, इसके तहत यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया। इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जो भी यहाँ पर सोना चांदी बेचा जा रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का लोगों को मिले, लोगों के साथ में कोई भी विश्वासघात ना हो। ये बॉडी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल बन सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो हमारा BIS नाम का बॉडी है ना, ये इंडिया को अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के अंदर में भी यहाँ पर BIS रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है स्क्रब टाइफस के बारे में। तो स्क्रब टाइफस जो है ना, एक बेसिकली बीमारी है जो कि यहाँ पर इस प्रकार से कीड़े की वजह से यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। तो हाल ही में क्या हुआ, एक टीम है रिसर्चर की, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की, तमिलनाडु के अंदर में। तो इन्होंने यहाँ पर एक एंटीबायोटिक को ढूंढा है कि भाई एक दवाई है जो कि यहाँ पर इस प्रकार के स्क्रब टाइफस जैसी प्रॉब्लम को रोक सकती है। तो स्क्रब टाइफस बेसिकली लोगों की जान लेने वाला या फिर कह सकते हो जानलेवा इन्फेक्शन है, जो किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम है ओरेंशिया सुसुगैम्बिशुई। तो यहाँ पर इस बैक्टीरिया की वजह से ये स्क्रब टाइफस जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है साउथ वाले रीजन में या साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। ये बीमारी फैलती है कीड़ों की वजह से, है ना, जो लार्वल माइट्स होती हैं उन कीड़ों की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ फैलती हुई नजर आती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख पाओगे लार्वा है, ये बड़ा होगा, अंडा देगा, अंडे से दूसरा लार्वा निकलेगा और इनसे ये बीमारियाँ जो हैं वो फैलती हुई नजर आती हैं। सिम्टम्स क्या इस बीमारी के, तो कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सर में दर्द होना, बुखार होना, शरीर में दर्द होना, पूरे बॉडी में रैशेस होने लगते हैं, लाल लाल कलर के यहाँ पर बॉडी के ऊपर छत्ते पड़ने लगते हैं इस बीमारी से। इसका उपाय क्या है, तो ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है वो एक एंटीबायोटिक, उसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पर एक अच्छा खासा एंटीबायोटिक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप आराम से किसी भी पर्सन को जो है ये एंटीबायोटिक देकर उसको बचा सकते हो, क्योंकि इस बीमारी का कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है, ठीक है। इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज़ वाई ये एक सही ऑप्शन है, ठीक है। तो टाइफस फीवर क्या समझ में आ गया ना। टाइफस फीवर बेसिकली यहाँ पर एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, और वो जो बैक्टीरिया है ना वो अलग अलग कीड़ों की वजह से फैल सकता है, जैसे एपिडेमिक टाइफस, स्क्रब टाइफस, मॉरिन टाइफस, ये अलग अलग कीड़ों की वजह से यहाँ पर एक बैक्टीरिया फैल सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में ग्रेट सी हॉर्स के बारे में चर्चा की गई है। इस प्रकार से ये जो सी हॉर्स है वो नज़र आता है, ये समुद्र के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना। तो हुआ क्या है,
जो कोरोमंडल कोस्ट है ना, वहाँ से जो सी हॉर्स हैं, देखो तमिलनाडु है यहाँ पे, ये इंडिया का मैप है, निचला हिस्सा आपको दिखेगा, ये तमिलनाडु है और इधर यहाँ पे आंध्र प्रदेश नजर आ रहा होगा, यहीं पर एक कोरोमंडल कोस्ट है। ये जो समुद्र का हिस्सा है ना, इस वाले पर्टिकुलर रीजन में पहले ये सी हॉर्स पाए जाते थे। आज के समय में यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है सी हॉर्स को कि ये अब यहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब माइग्रेट करके कहाँ पे जा रहे हैं, इस प्रकार से ओडिशा के आसपास जो समुद्र वाला रीजन है ना, यहाँ से ये तैर तार के यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जबकि इनको तैरना इतना अच्छा खासा आता नहीं है इन सी हॉर्सेस को, लेकिन तब भी यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आप सोचोगे तब कैसे पहुँच गए, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे पहुँच गए। तो ग्रेट सी हॉर्स के बारे में ध्यान रखना, ग्रेट सी हॉर्स खासकर समुद्र के अंदर में पाया जाता है और इनकी जो बॉडी साइज़ होता है काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। आज के समय में दुनिया में लगभग 46 के आसपास ग्रेट सी हॉर्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल 9 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं और सारी की सारी इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन देखोगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो प्रजातियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। बोला यह जा रहा है ये जो सी हॉर्सेस है ना, ये बहुत बड़े एरिया में फैले पड़े हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनका जो समुद्र का हिस्सा है वहाँ पर ये सी हॉर्सेस फैले हुए हैं। तो मैंने बोला कि कई सारे सी हॉर्सेस कहाँ पे रहा करते थे, बहुत सारे सी हॉर्सेस यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट में पाए जाते थे, बट ये ओडिशा तक पहुँच चुके हैं। हालांकि इनको तैरना नहीं आता है, तो प्लास्टिक से चिपक कर या किसी और चीज़ से चिपक कर बहते बहते वहाँ तक ओडिशा तक पहुँच गए हैं। बाकी आपको ध्यान में रखना है इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये 9 प्रकार की प्रजातियाँ इंडिया में पाई जाती हैं सी हॉर्सेस की, वो 8 राज्यों में 5 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर पाई जाती हैं। गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, अंडमान निकोबार आइलैंड, सभी जगह पर ये प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के अंदर में इस सी हॉर्स को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये जो प्रजातियाँ काफ़ी खतरे में हैं। बाकी साइट्स में इसको अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है, ध्यान रखना, ये एज इट इज़ आपको रटना होगा, एज इट इज़ यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल हमारे पास में इतना काम का नहीं है, इस चक्कर में हम उसको स्किप कर रहे हैं। अब जितनी भी चीज़ें थी वो सब हमने यहाँ पर क्या कर ली हैं, कवर कर ली हैं। अब उसके बेसिस पर अब समय है आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। जो भी हमने डिस्कस किया है उसको लेकर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैं लाइन से एक एक करके पहले सारे क्वेश्चंस रीड करके आपको समझाता रहूँगा, आप उसके आंसर देते हुए चलना, फिर लास्ट में एक साथ सबके आंसर्स बता दूंगा और अपना रीमैच करने के बाद में जो भी स्कोर आता है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन बात करता है BIS के बारे में, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। अभी हमने डिस्कशन किया था जब हमने HUID की बात की थी। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लेकर यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की जिसको BIS एक्ट 2016 के तहत बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में काम करता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है स्क्रब टाइफस के बारे में। तो स्क्रब टाइफस अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। स्क्रब टाइफस के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि एक वायरस है जो कि यहाँ पर एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जो कि यहाँ पर जो अलग अलग कीड़े हैं वो उनकी वजह से यहाँ पर बीमारी फैलती है। दूसरा, इस बीमारी के लिए कोई भी वैक्सीन आज के समय पर अवेलेबल नहीं है, तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा विस्तार में इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर आप स्टार्टिंग में पढ़कर ही क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन का गेम खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म कर सकते हो आगे मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है ग्रेट सी हॉर्स के बारे में। तो ग्रेट सी हॉर्स के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये ग्रेट सी हॉर्स है ना, ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, केवल और केवल आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट, जो ये ग्रेट सी हॉर्स हैं ये IUCN में इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कवर किया गया है। क्या ये बात भी सही है? तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉरी ये वाला हमने स्किप किया है। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट सा, जो कि एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, यानी कि दुश्मन की संपत्ति के बारे में बात करता है। तो एनिमी प्रॉपर्टीज़ जो इंडिया में है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो प्रॉपर्टी हैं जो कि 1962 के बाद से इंडिया से कई सारे लोग
पाकिस्तान या चाइना में पहुंच चुके हैं, वहां की नागरिकता ले चुके हैं, उनकी जो संपत्ति है वही एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरा स्टेटमेंट, सबसे ज़्यादा जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं वो गुजरात में है। क्या ये सही बात है? तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है किस चीज़ के बारे में, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में। तो ओआईसी को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर आने वाली एक सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन के बाद में आती है। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया जो है ओआईसी का एक फाउंडिंग मेंबर है, भारत ने यहाँ पर ओआईसी का कह सकते हो कि मेंबरशिप है भारत की। क्या ऐसा है? बताओ यहाँ पर मैंने क्या बताया ऐसा कुछ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर से बता सकते हो। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए यहाँ पर सही ऑप्शन चूज़ करना है आपको। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है किस चीज़ के बारे में, एक सेकेंड रुक जाओ, अरे यार। अगला क्वेश्चन बात करता है हमारा ETIAS के बारे में, दैट इज़ यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम। अभी हमने डिस्कस किया था ETIAS के बारे में, तो इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक डिजिटल ट्रैवल सिस्टम है, किस चीज़ के लिए? वीज़ा एग्जम्प्ट विजिटर्स के लिए, यानी कि ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूरोपियन यूनियन और शेंगेन एरिया में। क्या ये सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट, ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका मकसद है कि जो भी विजिटर बिना वीज़ा के एंटर करेंगे शेंगेन जोन के अंदर में, है ना, उनको एंटर करने दिया जाएगा और उनको ट्रैक वगैरह किया जाएगा इस सिस्टम से। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताना है कौन से राज्य में यह पार्क स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन डी बिहार। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है कर्मडेक आइलैंड्स के बारे में। तो कर्मडेक आइलैंड्स जो हैं ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिले हैं, बताना है ये कौन से ओशन के अंदर स्थित है, कौन से समुद्र में यहाँ पर ये आइलैंड्स स्थित हैं। इंडियन ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। तो इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे प्रश्न। आई होप गाइज आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, अब फटाफट हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखना स्टार्ट करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। रीमैच करके अपना जो भी स्कोर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करके जाना। तो आखिरी क्वेश्चन से सारे आंसर देखना स्टार्ट करेंगे। आपसे पूछा गया था कर्मडेक आइलैंड्स के बारे में, तो हाल ही में ये न्यूज़ में देखने को मिला, ये कौन से ओशन में स्थित हैं, तो पैसिफिक ओशन में स्थित हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना, न्यूजीलैंड के जस्ट पास में ही कर्मडेक आइलैंड्स लोकेटेड हैं। तो न्यूजीलैंड जिस पर्टिकुलर रीजन में स्थित है वो पैसिफिक ओशन ही है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन के अंदर ये स्थित है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो हरियाणा के अंदर ये स्थित है। और हरियाणा के अंदर में अच्छा वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये लोकेटेड है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ETIA सिस्टम का मेजर काम यह है यूरोपियन यूनियन या शेंगेन एरिया में जो लोग हैं उनकी एंट्री देना बिना किसी वीज़ा के। तो बिना किसी वीज़ा के उनको इस जोन में एंटर करवाना, उसके लिए यहाँ पर एक कंप्लीट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बनाया गया है। हालांकि इसको लागू नहीं किया गया, 2024 तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था OIC के बारे में, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसमें से दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया OIC का मेंबर है ही नहीं। पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यूनाइटेड नेशन के बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में वो हमारा OIC है। अच्छा, आपसे एक सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल यह है कि OIC के अंदर टोटल कितने मेंबर्स है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा सवाल यह है OIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर आपसे पूछा गया था एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर। तो एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है स्टेटमेंट 1 केवल, क्योंकि आपको मैं बता ही चुका हूँ 1962 की वॉर के बाद में जो भी यहाँ पर इंडिया से
लोग निकलकर पाकिस्तान की नागरिकता ले चुके हैं या चाइना की नागरिकता ले चुके हैं और उनकी कोई संपत्ति इंडिया के अंदर में है तो वो एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज़ गुजरात में। क्या ऐसा पढ़ाया था मैंने? नहीं। बताओ कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं? इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट दो। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ग्रेट सी हॉर्सेस के बारे में। तो ग्रेट सी हॉर्सेस को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो कहोगे वो क्यों? तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ग्रेट सी हॉर्स आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। आर्कटिक रीजन का तो कहीं से कहीं तक हमने जिक्र ही नहीं किया। ग्रेट सी हॉर्स इंडो पैसिफिक रीजन में पाए जाते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है, आर्कटिक रीजन में पाए नहीं जाते। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट, ग्रेट सी हॉर्सेस का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ऐसा है ही नहीं, एंडेंजर्ड स्पीशी में नहीं है ये वल्नरेबल कैटेगरी में इनको कवर किया गया है, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आगे आते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया था आपसे स्क्रब टाइफस के बारे में। तो स्क्रब टाइफस को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पर आप पढ़ते ही खत्म कर सकते हो इस पूरे क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि स्क्रब टाइफस एक वायरल डिजीज़ है, इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि एक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन फैलता है, ना कि वायरस की वजह से। तो एक वायरल डिजीज़ नहीं है, ये वायरस की वजह से नहीं फैल रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा खत्म। दूसरा स्टेटमेंट, इस बीमारी के लिए कोई भी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। ये सही बात है, अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली एंटीबायोटिक वगैरह चूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सहायक साबित हो सकता है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो BIS को लेकर जो दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत की, जिसको BIS एक्ट 2016 के तहत बनाया गया है। दूसरा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ही काम करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में ही काम करता है। तो इस वजह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग BIS वो सही हैं। तो ये था गाइज आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। छोटे से वीडियो में भरपूर मात्रा में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। दोनों ही वीडियोस आपको कुछ इस प्रकार से रोज़ाना मिलते हैं। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।